NEP 2020 यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसने भारतीय भाषाओं की दृष्टि से आशाओं के कुछ नए क्षितिज उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में जब मुगल शासन था तो समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा राजाज्ञा के अनुकूल फारसी बना दी गई थी। अरबी उस भाषा की सहायिका बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रही थी। और जब अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो अंग्रेजों ने हम पर अंग्रेजी आरोपित कर दी। किंतु दुखद स्थिति यह है कि अंग्रेजी के प्रयोग बाहुल्य ने और अंग्रेजी की अनिवार्यता ने शिक्षा के प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक प्रशिक्षण आदि के तमाम आयामों में अंग्रेजी की अनिवार्यता ने एक ऐसा भारत निर्मित कर दिया जो न तो अपनी भाषाओं में दक्ष हो सका और न विदेशी भाषा अंग्रेजी में निपुण हो सका। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न किए। एक त्रिभाषा फार्मूला हमारे देश में पहले चलता था, प्रशंसनीय था। न जाने किन नीतियों के तहत उस फार्मूले को भी, उस नीति को भी हाशिए पर डाल दिया गया, उपेक्षित किया गया। उसी का दुष्परिणाम हुआ कि हम अंग्रेजी की बैसाखियां लेकर चलने के अभ्यस्त हो गए। हमने अपनी मातृभाषा, भारतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन सब की इतनी उपेक्षा की कि उनके प्रयोक्ता ही अनुपलब्ध होने लगे। उसी का दुखद परिणाम यह हुआ कि अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक उपबोलियां हमने उनकी हत्या कर दी, उन्हें नष्ट कर दिया। याद करें, संत कबीर ने 14वीं-15वीं शताब्दी में हमें चेताया था, बार बार हमें जागृत करने का प्रयत्न किया था और कहा था कि कबीरा संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर। हमने संस्कृत जैसी विश्व की स्रोतस्विनी भाषा को कुएं का जल बनाकर छोड़ दिया, जबकि उसने न जाने विश्व की कितनी भाषाओं को शब्द संपदा प्रदान की। स्रोतस्विनी भाषा बनकर वो दुनिया के सामने उपस्थित हुई। उसके प्रयोक्ता कम होते चले गए, उसे विशिष्ट वर्ग की भाषा बनाकर हमने छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका दायरा सीमित होता चला गया। भाषा तो अद्यतन अधुनातन आवश्यकताओं के अनुकूल बदलनी चाहिए, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उसको नए नए उपकरणों से जोड़कर रचनात्मक बनाने के प्रयत्न होने चाहिए। इन सब संभावनाओं को और उसमें अनुवाद की यथासंभव समस्त संभावनाओं को न केवल उद्घाटित करने अपितु उनके रचनात्मक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न भी होने चाहिए। इन सब संभावनाओं को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्घाटित करने का, उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने पर बल होगा। यह देश अनेक भाषाओं से समृद्ध और संपन्न देश है। हर भारतीय भाषा का अपना एक सशक्त और सुदीर्घ इतिहास है। उसमें साहित्य है, उसमें विचार हैं, उसमें रचना धर्मिता है, उसमें अध्यात्म है, उसमें दर्शन है, उसमें भक्ति है, उसमें संस्कृति है। और हमने उन भाषाओं को रोजगार से, रोजी रोटी से नहीं जोड़ा। हमने उन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को
अनुवाद से नहीं जोड़ा, उसे वैश्विक धरातल तक ले जाने का, उसे डिजिटलाइज करने का प्रयत्न नहीं किया, उसके संरक्षण की चिंता हमने नहीं की। तो बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करना, यह पहला प्रावधान। अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण और प्रशिक्षण में भारतीय भाषिक शक्ति का रचनात्मक उपयोग और अनुप्रयोग हो, इसको निश्चित रूप से इससे जोड़ा गया है। भारतीय भाषाओं में अध्यापन हो तथा भारतीय भाषाओं का अध्यापन हो, यानी माध्यम भी भारतीय भाषाएं बने और भारतीय भाषाएं डिसिप्लिन या अनुशासन भी बन सकें, उन्हें एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाए। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, इनके शैक्षिक अनुप्रयोग पर बल देने की संभावनाओं को भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष स्थान दिया गया है। भारतीय भाषाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था चहुमुखी और बहुमुखी हो, इस पर बल दिया गया है। द्विभाषिकता यानी बायलिंग्वलिज्म के समस्त प्रावधान जिनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक किए गए इस द्विभाषिकता के समस्त प्रावधानों को भारतीय भाषाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानकर उनका रचनात्मक उपयोग किया जाए, उनकी प्रगति, उनके विकास की समस्त संभावनाओं को उद्घाटित किया जाए। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश की नीति का कार्यान्वयन भी किया जाए। देश की समस्त कलाओं, चाहे वो चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला, वास्तुकला, कितनी भी कलाएं हम देखें, उन सब में, ज्ञान परंपराओं में निज भाषा तथा भारतीय भाषाओं में उनकी उपलब्धि यह सुनिश्चित की जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, यह उस 18वीं 19वीं शताब्दी में हमें बार बार इसका बोध कराया था। सांस्कृतिक प्रचार प्रसार और संवर्धन में भारतीय भाषाओं की भूमिका सुनिश्चित करना इस शिक्षा नीति का मुख्य मुद्दा बना है। सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भारतीय भाषाओं के शिक्षण प्रशिक्षण एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षण प्रशिक्षण, इसके लिए तैयार करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, यह भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य होगा। अनेक व्यावसायिक संस्थानों की तथा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय संस्थानों की समस्त परीक्षाओं को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं में करवाने की व्यवस्था पर बल देने का प्रयत्न भी इस व्यवस्था में किया गया है, इस नीति में किया गया है। प्रारंभ में 9 भारतीय भाषाओं में इस प्रयोग को लागू करना और धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाना। मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में प्रवेश परीक्षा भी हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ 10 भारतीय भाषाओं में करवाने की व्यवस्था, इसको तत्काल लागू करने की बात भी इस नीति में की गई है। उच्च शिक्षा, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुशासनों की शिक्षा की पाठ्यचर्या, उनके जो सिलेबस हैं, अध्ययन संदर्भ सामग्री को उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ भारतीय भाषाओं में मौलिक तथा अनूदित रूप में तैयार करवाना, यह भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य होगा। ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक अध्ययन अध्यापन सामग्री का निर्माण एवं अनुवाद, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IIIT, इसके गठन के माध्यम से इस नीति से इसको जोड़ा जाएगा और अनूदित और मौलिक रूप में शिक्षा के आधुनिकीकरण के समस्त प्रयत्नों को उजागर किया जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन सब को देखते हुए प्रत्येक भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, उसमें उपलब्ध ज्ञान संपदा एवं प्रतिभा विकास हेतु उन्हें संस्कृति,
कला और पारंपरिक शिक्षा से जोड़ने हेतु भाषा अकादमियों की स्थापना करना, उनके अनुवाद हेतु अनुवाद अकादमियों की स्थापना पर विचार करना, देश से विलुप्त हो गई भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न करना और मृत प्राय प्रतीत होने वाली भारतीय भाषाओं को संरक्षण देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, वर्षों देश में त्रिभाषा सूत्र लागू रहा, उसे पुनः अपेक्षित संशोधनों के साथ साथ प्रारंभ करना और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर बल देने की व्यवस्था लागू करना और एक क्षेत्रीय भाषा, एक अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा हिंदी के शिक्षण या उनमें शिक्षण की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना, यह सब भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों से जुड़ गया है। कक्षा 6 से आगे की शिक्षा में कम से कम 2 वर्ष संस्कृत के अनिवार्यतः अध्ययन पर बल देते हुए सभी वर्तमान एक एवं प्राचीन प्रासंगिक विषयों अनुशासनों से भी संस्कृत को जोड़ना, इसके संकेत भी किए गए हैं। अन्यथा वह जो चिंता कबीर की थी कि संस्कृत को हमने कूप जल बनाकर छोड़ दिया, जबकि दुनिया के अद्यतन अधुनातन ज्ञान को आत्मसात करने, उसे उसका मशीनीकरण करने में संस्कृत की जो दक्षता और सक्षमता है वह अनुपम है, अतुलनीय है। विश्व के अद्यतन अधुनातन ज्ञान से अवगत होने और उससे जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को विदेशी भाषा के अध्ययन तथा विदेशी भाषाओं में उपलब्ध साहित्य के अध्ययन आदि के अवसर भी प्रदान करने की बात भारतीय भाषाओं के माध्यम से की गई है। कौशल आधारित शिक्षण प्रशिक्षण और उसको भारतीय भाषाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित कराना, अध्ययन आदि के अवसर उपलब्ध करवाना, इन सब पर भी बल दिया गया है। मेरू की स्थापना इस शिक्षा नीति की एक नई और मौलिक देन है। मेरू MERU बहु अनुशासनात्मक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना, अर्थात मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इसी को मेरू कहा गया। इसके माध्यम से प्रशासन, तकनीक तथा उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की स्वीकृति को बढ़ाना, यह भी एक उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का संकल्प भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक स्तुत्य प्रयत्न या प्रयास कहा जा सकता है। भारतीय भाषाओं की प्राचीन एवं उपेक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों को संजोने, एकत्रित करने, उनके क्षेत्रीय एवं भारतीय भाषाओं में अथवा हिंदी में अनुवाद कराने की आवश्यकताओं को भी बल देना, यह भी इस शिक्षा नीति का एक उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। फारसी, पाली और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इसका भी गठन करने का प्रस्ताव इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षण प्रशिक्षण अथवा भारतीय भाषाओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ई शिक्षण सामग्री तैयार करने पर बल देना, भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी से अद्यतन अधुनातन तकनीकी और वैज्ञानिक विकास से जोड़ने की दिशा में भी यह शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के रचनात्मक उपयोग और अनुप्रयोग पर बल देगी, ऐसा प्रयत्न भी किया गया है। इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके स्वप्न को पूरा करने के लिए द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विषय को पूरी गंभीरता से व्याख्यायित करती है। देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय भाषाओं के माध्यम से बोधगम्य बनाने का, अद्यतन अधुनातन बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित करती है।
इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक चहुमुखी बहुमुखी विकास भी रहा है। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की भूमिका, महिला शिक्षा में भाषा के प्रावधान, जनजातियों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं से अवगत कराने के प्रयत्न भी भारतीय भाषाओं की भूमिका के साथ जोड़े जाएं। मातृभाषा की प्राथमिकता एवं प्रेरणा, राष्ट्रीय विकास में भारतीय भाषाओं के योगदान को उद्घाटित करना, ऐसे बहुत सारे आयाम जो अभी तक हाशिए पर थे, उपेक्षित थे, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विवेच्य बिंदु बनकर हमारे सामने आए हैं। सही पद्धति और समुचित दिशा में नीति का कार्यान्वयन यदि होगा तो निश्चित ही भारतीय भाषाओं के लिए नव जागरण का आह्वान होगा। इस नई शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं के विकास तथा हिंदी और अनुवाद जैसे अनुशासन को विशिष्ट महत्व देने का प्रयत्न किया है। एक सशक्त आधारशिला का निर्माण इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है, जिस पर हम भावी भविष्य का एक विराट प्रासाद या भवन खड़ा कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि की कीमत पर अंग्रेजी के अध्येता न बने, इसकी कोशिश, इसका प्रयत्न भी किया गया है। अब भारतीय भाषाओं में राष्ट्र की महत्वपूर्ण भाषा हिंदी में अधुनातन अद्यतन शिक्षा अर्जन की समस्त संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न, उनकी व्यवस्था की गई है। अनुवाद से अथवा मौलिक लेखन से अब ज्ञान विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें निर्मित हों, संदर्भ ग्रंथ तैयार हों, ई लर्निंग की सामग्री का निर्माण हो, जिससे हम भारत का नव निर्माण कर सकें। शिक्षण शास्त्र में अनुवाद की सशक्त भूमिका सुनिश्चित हो। अब अनुवाद दोयम दर्जे का विषय न रहे या अनुशासन न रहे। अब अनुवाद को पाप या प्रवंचना न समझा जाए, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और उपादेयता को सही अर्थों में अलग अलग विषयों से अद्यतन अधुनातन अनुशासनों से जोड़कर उसे भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में उपयोग में लाया जाए। इसलिए जीवनोपयोगी समस्त क्षेत्रों में शिक्षा का प्रवेश हो और शिक्षा में ये सारे क्षेत्र उपलब्ध हों, इन सब के लिए स्वभाषा के, निज भाषा के माध्यम से हम अनुवाद को एक रचनात्मक साधन बना सकें, अनुवाद को राष्ट्रीय विकास का बहुआयामी नव निर्माण का एक उपकरण बना सकें, परिणामगामी सेतु बनाकर एक बहुदिशागामी और बहुआयामी पुल के रूप में हम अनुवाद का यथासंभव दोहन कर सकें। ऐसा प्रयत्न भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। अनुवाद से अध्ययन अध्यापन की अद्यतन सामग्री का निर्माण हो, अनुवाद की कसौटी निर्धारित हो, अनूदित पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित हो, पुस्तकों, पांडुलिपियों, अभिलेखों, उपेक्षित दुर्लभ ग्रंथों, कालजयी भारतीय संस्कृति और रचनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली विलक्षण रचनाओं के भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद उपलब्ध हों, विदेशी भाषाओं में भी युद्ध स्तर पर आदर्श अनुवाद उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विश्व के समक्ष भारतीय मनीषा और भारतीय प्रतिभा की सही सही छवि उभर कर आ सके। भारतीय भाषाओं के शब्दकोश बने, विश्वकोश बने, ई कोश बनाए जाएं, अद्यतन शब्दावलियां बनाई जाएं और भारतीय भाषाओं की बृहत शब्द संपदा को समृद्ध और संपन्न किया जाए। इन सब के प्रावधान भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तत्काल भाषांतरण पर विशेष बल देने का सुझाव भी इसमें किया गया है। अनुवाद और विवेचना अथवा अनुवाद और निर्वचन क्षेत्र में व्यापक कार्य योजनाएं बनाने पर बल, उन्हें कार्यान्वित करने का संकल्प लेने पर भी
निश्चित रूप से विचार इस नीति में किया गया है। नीति ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की घोषणा भी की है। भाषा तथा विषयों को आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने में इससे लाभ मिलेगा। संभावना है कि हर राज्य में एक अनुवाद अकादमी बने, कम से कम 1 या 2 अनुवाद विश्वविद्यालय बने और अनुवाद प्राधिकरण की स्थापना भी अनेक राष्ट्रीय स्वप्नों को साकार कर सकेगी। राष्ट्रभाषाओं तथा हिंदी के अनुप्रयोग की दिशा इससे एक नई पहल का आगाज होगा, ऐसा भी लगता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद की भारतीय भाषाओं में उनकी उपलब्धता की कोशिश, शिक्षण सामग्री की एक रूपता की उपलब्धता की चिंता भी इसमें की गई है। इससे समेकित भारतीय संस्कृति को स्वर मिलेगा, ताकत मिलेगी। परस्पर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान संपदा का बोध हो सकेगा। भारतीय भाषाओं की भी अंग्रेजी हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी की तरह समस्त ज्ञान विज्ञान मूलक अवधारणात्मक शब्दावली को तैयार करने का संकल्प भी इस नीति के उद्देश्यों में शामिल है। इसमें भारतीय एकता, राष्ट्रीय अस्मिता तथा गौरवशाली भारतीय अतीत एवं विरासत का परिचय भी इस नीति के माध्यम से, इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से समस्त अध्येताओं को मिल सकेगा, ऐसा विश्वास है। बहु अनुशासनात्मक यानी बहुविषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होने का संकल्प स्तुत्य एवं प्रणम्य संकल्प के रूप में हमारे सामने आता है। इस तरह के प्रयासों में भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी विषय, इनको उद्घाटित करने, उनका प्रचार प्रसार करने का स्वप्न भी इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र बन जाता है। अनुवाद के पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में प्रारंभ करने, इन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट निर्धारण करने और अंतरण करने की व्यवस्था करवाने, अभ्यास पुस्तकें बनवाने, वर्कबुक, पत्र पत्रिकाओं में उनका समावेश कराने, विद्यालयी स्तर पर अनुवाद शिक्षण को जोड़ने तथा ज्ञान की नई संभावनाओं को खोजने पर बल देने का प्रयत्न भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य एजेंडा है। वास्तव में अनुवाद को सेवा प्रदाता अनुशासन बनाने अर्थात सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में उसका विकास करने का मार्ग भी इस नीति के तहत प्रशस्त किया गया है। इसी से भारतीय भाषाओं के तथा विदेशी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान संपदा के प्रचार प्रसार और आदान प्रदान की संभावनाएं उजागर होंगी। अनुवाद से हम उपेक्षित अभिलेखों को, दस्तावेजों को, कलात्मक रचनाओं को, ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों को और उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाने प्रदेय को विश्व के समक्ष निश्चित रूप से उद्घाटित कर सकेंगे, उजागर कर सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस की स्थापना करते हुए पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं की विरासत को भी अनुवाद द्वारा उजागर या उद्घाटित एवं व्याख्यायित किया जा सकेगा। ऐसा प्रयत्न भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य मुद्दा बना है। बहुभाषा भाषी या बहुभाषावादी साहित्य संस्कृति का विकास भी इसी से संभव हो सकेगा। इसलिए मित्रों, मौलिक लेखन एवं अनुवाद कर्म दोनों में तकनीक, प्रौद्योगिकी, मशीन तंत्र की यथासंभव मदद लेने, नए ऐप बनाने, कंप्यूटर के फॉन्ट निर्धारित करने, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने, इन सब के लक्ष्य निर्धारित करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पद्धति को हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का मूल मंत्र बनाने का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयास इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुवाद की रचनात्मक भूमिका का निर्धारण संगीत, दर्शन, भारतीय पारंपरिक विद्याओं, कलाओं, सिद्धांतों,
तथा अनेक अनुशासनों में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद युवाओं के जो स्वप्न अधूरे रह गए थे, बिखर गए थे और सारा आकाश उन्हें अपने लिए शून्य प्रतीत होने लगा था, अब उसमें आशाओं के तारे टिमटिमाने लगे हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होने लगे हैं। आलोक विकीर्ण करता हुआ चांद मुस्कुराता दिखाई देने लगा है। भारतीय भाषाएं और मातृभाषाएं, इनके पुनः स्पंदित होने का स्वप्न अब साकार होता प्रतीत हो रहा है। मित्रों, कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत ही श्लाघ्य, प्रशंसनीय और अभिनंदनीय प्रयत्न है। अब इसे कितनी मजबूती के साथ, कितने संकल्प के साथ लागू किया जा सकता है, उसके सुपरिणाम विद्यार्थियों के सामने, शिक्षा जगत के सामने और भारतीय भाषा भाषी समुदाय के सामने कब और कैसे आते हैं, इसकी प्रतीक्षा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।